हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आप सभी का हमारे प्लेटफार्म पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक ये आपके पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कैसे पीटी को पास करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। मात्र आप इसको देखिए और इसको फॉलो करिए और आप वो देखिए कितना फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमने यूपी स्पेशल के लिए और करंट के लिए हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं कि राजा मिर्चा जो है ये किस राज्य से संबंधित है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा हुआ है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में विश्व में ये 5वें नंबर पर आ गया है। किस चीज़ में? सबसे गर्म मिर्चे में 5वें नंबर पर आ गया है। कहाँ? पूरे विश्व में। तो चाहे आप पीसीएस का क्वेश्चन पेपर दो या फिर यूपी SSC पीटी दीजिए या कोई भी स्टेट पीएससी दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना कन्फर्म ही है। और इसे 2008 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग का मतलब ये होता है ग्राफिकल इंटरफेरेंस के तरीके से होता है। एक इसको प्रतिष्ठित तरीके से इसको देखा जाता है जीआई टैग जो होता है, और ये 10 साल के लिए जनरली वैलिड होता है। बेसिकली ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, और कभी कभी जो है 10 साल के बजाय 5 साल के लिए भी कुछ चीज़ों पर लागू होता है। लेकिन जनरली अगर पूछा जाता है तो जीआई टैग आपका 10 साल के लिए मान्य होता है। इसको 2008 में दिया गया था, लेकिन ये चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि ये विश्व के सबसे गर्म मिर्चों में 5वें नंबर पर स्थान इसको मिला हुआ है, और ये नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड से संबंधित अगर बात करें तो नागालैंड भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इंग्लिश जो है उसकी राज्य भाषा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन बात करें कि ड्राइवरलेस कार को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो ड्राइवरलेस कार को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये आपका है ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम एक ही है। और इसकी स्पीड ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। ठीक, तो इसकी स्पीड जो है ये 37 माइल्स पर आवर है, यानी 1 घंटे में 37 मील की डिस्टेंस ये कवर करेगी। दुनिया की पहली जो है ड्राइवरलेस कार है। कौन मान्यता दिया है, किसने दिया है? तो ब्रिटेन ने दिया है। स्पीड भी ध्यान रखिएगा और ये देश का नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे स्टेट पीएससी दें, चाहे पीटी दें, चाहे समीक्षा अधिकारी दें, चाहे समीक्षा दें, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मे फ्लावर 400 ये क्या है? तो ये दुनिया का पहला मानव रहित एक सबमरीन है या फिर पोत है। ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मे फ्लावर 400 क्या है? तो दुनिया का पहला मानव रहित पोत है, यानी मानव रहित सबमरीन है जिसको कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कि देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है? तो देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। संभावना 100% है। रेशमा मरियम राय। रेशमा मरियम राय जो हैं पूरे भारत की यंगेस्ट जो हैं युवा पंचायत अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बात करूं मैं तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये भारत के किस राज्य में है? तो पहली चीज़ उत्तर प्रदेश में है। यूपी स्पेशल में इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये फेमस किस लिए है? तो ये चंदौली में है। चंदौली बनारस के पास है, और ये आपके जो भारतीय रक्षा मंत्री, भारत के माननीय रक्षा मंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र तो लखनऊ है, उनका गृह क्षेत्र है, यानी उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है तो चंदौली है। यहाँ पे चिंकारा और तेंदुआ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, चंदौली ना पूछ करके कि पूछ सकता है कि यहाँ पे जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, यहाँ पे कौन से पशु ज़्यादा पाए जाते हैं, किसके लिए जाना जाता है? तो चिंकारा और तेंदुआ पाए जाते हैं यहाँ पे। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सबसे ज़्यादा मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लगते हैं? उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि मेला लगता है, जैसे आपको गढ़ मुक्तेश्वर का मेला बात करें तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मेला जो सबसे ज़्यादा लगते हैं ये मथुरा में लगते हैं। मथुरा आपको पता ही, मथुरा में जो है अभी हाल ही में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की गई है। भारत का जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है ये आपको मथुरा में लगाया जाएगा। तो मथुरा से याद रखिए कि मथुरा में 86 मेला लगते हैं। सबसे ज़्यादा मथुरा में ही मेला लगते हैं। उत्तर प्रदेश में 86 मेला लगते हैं। और सबसे कम बात करें तो पीलीभीत से। पीलीभीत से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत की जो फुल्लर झील है, इसी झील से होता है। कौन सी झील? नाम याद रखिएगा, फुल्लर झील। फुल्लर झील से जो है यहीं से गोमती नदी आपकी निकलती है। तो सबसे कम मेला कहाँ पे लगता है? पीलीभीत में लगता है, और सबसे ज़्यादा मथुरा में लगते हैं। कितने लगते हैं? 86 लगते हैं। अब बात करते हैं
एमपी, यूपी, राजस्थान, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा जो बनाई जाती है, बाउंड्री किस नदी के द्वारा बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है चंबल नदी। आपको पता है कि चंबल नदी जो है ये बीहड़ का निर्माण भी करती है और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। यूपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। अगला बात करें कि कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, तो कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश में बांदा में लगता है। कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश में बांदा में लगता है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, तो ये सहारनपुर में लगता है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है। कालिंजर मेला लगता है आपका बांदा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ध्यान रखिएगा, जब परिषद पूछा जाए तो आप शाहजहाँपुर टिक करेंगे, संस्थान पूछा जाएगा तो लखनऊ टिक करेंगे। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में, ध्यान रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस एंड रिसर्च कहाँ पे है, कानपुर में है। अब अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से शुरुआत की गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूपी के जितने भी एग्जाम हैं वहाँ के लिए ये सारे क्वेश्चंस रामबाण हैं, तो इसलिए इनको रिवाइज करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। और मैं अभी आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे पेपर करना है, आपको फेल करने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, सॉरी, पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आपने का बेस क्लियर है तो पीटी कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए यहाँ से आने की संभावना है कि जो भारत का इकलौता ऐसा नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका होती है, ये नगर निगम है, इसका नाम है गाज़ियाबाद, और इसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इसके तहत 150 करोड़ रुपए के फंड इसने जो है कलेक्ट किया है, संग्रहित किया है, ध्यान रखिएगा, 150 करोड़ रुपए का फंड गाज़ियाबाद नगर निगम के द्वारा कलेक्ट किया गया है। और इस क्यों कलेक्ट किया गया, क्योंकि इसने ग्रीन बॉन्ड को जारी किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चंस मैं आपको लेते आता रहूँगा, क्योंकि टाइम बचा है आपके पास 2 दिन का, मान लीजिए, क्योंकि एक दिन बीच में रक्षाबंधन है तो निकल जाएगा। आपको फोकस रहना है, कैसे क्वेश्चन करना है मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। 1 मिनट, इस क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अब आप ऊपर हेडिंग तो देख ही रहे होंगे कि कैसे आपको जो है पीटी क्रैक करनी है। पीटी क्रैक करना कोई कठिन काम नहीं है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि निगेटिव मार्किंग का ज़्यादा रोल नहीं है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, और 1/4 का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। मैं आपको अभी प्रॉपर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो है 10 साल से मैं कंपटीशन के एग्ज़ाम्स लगातार देता आ रहा हूँ, और मैं एग्ज़ाम, कोई छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, या तो देता हूँ या फिर उसका अनुभव रखता हूँ, तभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फर्जी कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है, बहुत सारे चैनल आपको बरगलाते हैं। और दूसरा एक काम करिएगा कि इस समय कोई भी लाइव क्लासेस के चक्कर में मत पड़िएगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। बाबू सोना के अलावा वहाँ पे कोई काम नहीं होता है। खाना खाया, पानी पिया, नाश्ता किया, मिस कॉल मारी, यही सब के अलावा कोई काम नहीं होता वहाँ पे। तो इसलिए इस समय आपके पास जो अपने नोट्स हैं, जो आपने बनाए हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसी से रिवीजन करिएगा। बिल्कुल लाइव क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 40,000 50,000 लाइव आकर के आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको। देखिए आपके 100 क्वेश्चन आएंगे पीटी में, ठीक, 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता ही है आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर बात करूं जैसे करंट का क्वेश्चन रहेगा, तो करंट का क्वेश्चन कितना रहेगा, ये आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी रहेगी आपकी, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिस्ट्री 10 हो गया, पॉलिटी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके आपके कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। मैथ से 5 क्वेश्चन आएंगे, डीआई से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट का उसने दे दिया। जैसे हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में उसने दे दिया है, बौद्ध धर्म दे दिया, जैन धर्म दे दिया है, राजपूत काल दे दिया है। तो ये सब अपना एक बार रिवाइज करके जाइएगा। पेपर बहुत ज़्यादा जो है कठिन नहीं बनेगा, पेपर आसान रहेगा लेवल, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ज़्यादा तुर्रम खा नहीं समझना है। पेपर आराम से दीजिएगा, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं, फ्री माइंड से पेपर दीजिएगा।
देखिए अब करना क्या है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग कितनी है 25%, यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब ये है कि जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर जाएगा, और अगर 4 सही होंगे तो आपका कितना नंबर मिलेगा, 4 मिलेगा। समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसमें पहला काम करना क्या है कि 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि 4 क्वेश्चंस जो हैं अगर आपके चारों सही होंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, अगर 4 गलत होंगे तो आपका कितना नंबर कटेगा, 1 नंबर कटेगा। 25% निगेटिव मार्किंग का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा करना क्या आपको, जैसे मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन अगर आपने किए, ठीक, अगर आपकी किस्मत ही ख़राब है, नसुड्डे हैं 20 में, पूरे मतलब कुछ पढ़ ही नहीं गए हैं, सारे गलत हो जाते हैं, ठीक, मान लीजिए ये आपके सारे गलत हो गए। समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर ये आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 4 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर जाएगा, 8 क्वेश्चन पे कितना जाएगा, 2 नंबर जाएगा, ठीक, 12 क्वेश्चन पे आपके 3 नंबर जाएंगे, और 16 क्वेश्चन पे आपके कितने नंबर जाएंगे, 4 नंबर जाएंगे, और 20 क्वेश्चन पे आपके 5 नंबर जाएंगे। तो क्या आपने पिछले 4 महीने में इतना भी नहीं पढ़ा है कि 20 में से आप 10 क्वेश्चन भी सही कर ले रहे हैं? समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 20 में से अगर आपके 10 गलत हो गए, 50% एक्यूरेसी भी अगर आपके पास में है तब भी आपका फ़ायदा। कैसी है देखिएगा, 10 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आपको नंबर मिलेंगे 10, और अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका नंबर कटेगा कितना, 2.5, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो अगर इसमें से 2.5 चला जाएगा तब भी आपका कितना बचेगा, 7.5 नंबर आपको दे के जाएगा। मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया बताया, इसलिए ध्यान रखिएगा अगर आपने तैयारी की है सही तरीके से तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आसान तरीके से करना है। क्वेश्चन को कोशिश करिएगा, पहले तो आप क्या करिएगा, देखिएगा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिएगा। अगर आपको मैं बताता हूँ कैसे करना, आपको एक क्वेश्चन आपको लेता हूँ, मैं बताता हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और निरंतर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़े रहिए। आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, जीएस, जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, सब पे आपको सेपरेट वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? क्योंकि मौलिक अधिकार आपका सिलेबस भी है, संविधान के किस भाग से संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स आर रिलेटेड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4, और ऑप्शन डी भाग 3। अब देखिए पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, फंडामेंटल राइट किस भाग से संबंधित है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी कि भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 जो है आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 13 में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, 14 में इक्वलिटी की बात करता है, 15 स्पेसिफिक हो जाता है, आर्टिकल 14 से 18 ये जनरल इक्वलिटी की बात करता है, यानी ये भी फ्रीडम देता है, ये समानता के अधिकार की बात करता है, यानी राइट टू इक्वलिटी, समानता या समता के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 14 से 18। 19 से 22 स्वतंत्रता की बात करता है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं फंडामेंटल राइट, 6th 7th 8th में भी बता दिया जाता है बेसिक, लेकिन जैसे आप कंपटीशन में आते हैं फंडामेंटल राइट सबको पता होता है भाग 3 में है। भाग 3 और भाग 4 में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा भाग 3 लगाना है। एलिमिनेट कैसे करना मैं आपको ऑप्शन देके बताता हूँ।
ये तो हो गया आपको जैसे क्वेश्चन आ रहा आपने धार से मार दिया। अब दूसरा क्या करना है कि अगर मान लीजिए यही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इसी में कैसे लगाना है, मान लीजिए मैं इसके ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बनेगा, पेपर आसान आता है हमेशा। UPSSC का पेपर जो होता है कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो आसान ही बनता है। देखिए इसी में कैसे है, भाग 3, भाग 8, भाग 1 और भाग 4। अब देखिए आपको भाग 1 तो पता ही होगा, अगर आपने ज़रा सी पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी का अगर आपको पी भी आ रहा है तो आपको भाग 1 के बारे में पता होगा कि संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, तो भाग 1 तो होगा ही नहीं। भाग 8 आप चर्चा ही बहुत कम सुनते हैं, जब पॉलिटी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तभी भाग 8 वगैरह आप पढ़ते हैं, ठीक। 3 या 4 में से एक होगा। 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। 3 और 4 में अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं 50-50 का गेम है, अगर आप मार देते हैं 3 धोखे से सही हो जाता है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। गलत होगा तो कितना जाएगा, 0.25 जाएगा। और ऐसे करके जैसे मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन किए, 4 में से आपके 3 गलत निकल गए और चौथा सही निकल गया तो पापुणे बराबर हो जाएगा, आपको देख के ही जाएगा 0.25 नंबर। तो कहने का मतलब ये है आपको 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर आपने ज़रा से सीरियस होकर के तैयारी की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको लास्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। लास्ट 10 ईयर में मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, आपका SSC भी दिया, बैंकिंग भी दिया, रेलवे भी कई बार दिया है मैंने, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। 10 साल का अनुभव है मुझे इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिएगा। अगर किसी सब्जेक्ट पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं पर्टिकुलर उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। हालांकि टाइम जो है बहुत कम है, इसलिए मैं कहूँगा कि कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करें, आपने जितना पढ़ा उसी को रिवाइज करें, पेपर आपका बन चुका है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया है। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिएगा हमेशा। एलिमिनेशन मेथड में ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन कौन कौन से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में कहिए तो और आपको बता दूं मैथ का लेकर के, देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन जैसे उसने पूछा, मान लीजिए कोई एक मैथ का क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/4 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप UPSSC का पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, 3/4 कितना प्रतिशत होगा, ऑप्शन दे दिएगा, ऑप्शन दे देगा 100%, ऑप्शन बी दे देगा 200%, ऑप्शन सी दे देगा 400% और ऑप्शन डी दे देगा 75%। 4 ही ऑप्शन आएंगे, 5 आने की संभावना नहीं क्योंकि बैंक का एग्जाम है नहीं। 3/4 हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है और उसका न्यूमरेटर छोटा है, अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमेशा 100 से कम आंसर आएगा। 100 से कम में कौन से हैं, एक यही ऑप्शन है, बाकी सारे आपके कट जाएंगे। समझिएगा ट्रिक को मैं कैसे बता रहा हूँ। अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उसका आंसर हमेशा 100 से कम आएगा। 100 से कम में कौन सा ऑप्शन है, 75। मार दो धाड़ से एकदम। तो जो मैंने ट्रिक बताई है आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ ऑल टू ऑल द एस्पायरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।